फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। सिवान लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। इस सीट की चर्चाएं पूरे भारतवर्ष में की जाती है, क्योंकि एक वो दौर था जब शहाबुद्दीन के नाम से इस सीट को जाना जाता था। लेकिन अब तो इस दुनिया में वो रहे नहीं, लेकिन उनके नाम की चर्चाएं आज भी सिवान के चौक चौराहों और गलियों में खूब हो रही है। उनके वजह से नहीं, उनके बेटे ओसामा साहब की वजह से अब की जा रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से ओसामा साहब चर्चाओं में आए हैं, उसका क्या असर होगा लोकसभा चुनाव पे, और इंडिया जो महागठबंधन का नाम अब इंडिया पड़ा है, उसका संभावित उम्मीदवार कौन हो सकता है सिवान से, और एनडीए का उम्मीदवार कौन हो सकता है, यानी बीजेपी किसे चुनावी मैदान में उतार सकती है इंडिया के खिलाफ में। इन तमाम सवालों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमडी इकबाल। इनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि क्या रणनीति होगा सिवान में पार्टियों का, और कौन सी पार्टी किस चेहरे को लाएगी, और किस तरह से सिवान की राजनीति में जीतकर यहां से दिल्ली जाने का काम करेंगे नेता लोग। इन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इकबाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी कि आपने हमें इस चर्चा के लिए बिहार के जो खासकर सिवान की जो सीट है लोकसभा उसके चर्चा के लिए हमें बुलाया। इसके लिए आपका इकबाल जी, सिवान लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट होता है, और इस सीट की चर्चाएं पूरे भारत में की जाती है, क्योंकि सिवान लोकसभा सीट से जो समीकरण बनता है उसका असर 4-5 लोकसभा सीटों पे भी पड़ता है। जिसमें एम वाई समीकरण लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन साहब ने मिलकर एम वाई समीकरण जो बनाया था, उसका असर 5-6 लोकसभा चुनावों पर आसानी से देखने को मिल जाता है। क्या लग रहा है कि वो एम वाई समीकरण अभी भी बचा है कि नहीं बचा है, खासकर सिवान में? नहीं, बिल्कुल जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि खासकर एमआईए समीकरण की अगर बात करें तो आज से कुछ साल पहले अगर एक दशक पहले जाएंगे तो उस समय जो एमआई समीकरण की जो चर्चा थी काफी जोर शोर पे थी। लेकिन अभी डॉक्टर पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शाहउद्दीन साहब के चले जाने के बाद से जिस प्रकार से राजद के तरफ से जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, कहीं ना कहीं सांसद शाहउद्दीन साहब का जो परिवार है उससे काफी खफा है। और अभी तक वो लोग चुप्पी साधे हुए, अभी तक उन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है क्लियर। तो कहीं ना कहीं इस पे असर पड़ेगा खास। अच्छा, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि दरकिनार किया गया है राजद के द्वारा साहब के परिवार को, तो क्या माना जाए लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजद कोई बड़ा निर्णय लेगी इस बार, हिना साहब के जगह पर किसी दूसरे चेहरे को लाएगी, या अपने अलायंस किसी दूसरे दल के कोटा में ही सिवान को छोड़ देगी? देखिए नहीं, सिवान की जहाँ तक बात करें तो अभी जो सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं माननीय कविता सिंह जी, तो बहुत सारी संभावनाएं होती है जहाँ पे सिटिंग अगर कैंडिडेट रहता है तो उसी को टिकट मिलता है, मतलब संभावित चीजें होती है, 85% होता है। और ऐसा तो राजद के पास एक बहाना भी है कि हाँ, सिटिंग सीट था उनको दे दिए हैं, इसलिए हम अपने कोटा में नहीं हाँ, लिए। ये हो इस सकता पे है। कहीं राजद अपना खेल खेल सकती है। बिल्कुल, ये आपका बात एकदम 100% सही है। इस पे राजद कहीं न कहीं जनता को लुभा सकती है इस बात को लेकर। और अभी मैं बता दूँ कि जिस प्रकार मिनोरिटी समाज को लुभा सकती है कि हाँ, हमारे कोटा में नहीं रहा, हमने राजद के जदयू के हुई कोटा में छोड़ दिया, इसलिए हम हिना साहब को टिकट हम नहीं दे पाए। ये एक अच्छा ऑप्शन है इस बार। इस बार राजद की तरफ से, खासकर महागठबंधन की तरफ से हिना साहब के जो समर्थक हैं उनको लुभाने के लिए एक अच्छा ये ऑप्शन है। क्या लग रहा है कि हिना साहब के जो समर्थक हैं वो राजद के लुभावने में आ जाएंगे? जिस तरह से अभी ओसामा साहब पे जो मुकदमा हुआ, जेल में गए हैं, अभी फिलहाल अभी जेले में हैं, और जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो इस सवाल पे वो मुकरते हुए दिखाई दिए। कोर्ट का मामला है, इस पे बोलना हमारा उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से साहब समर्थकों में काफी नाराजगी देखी गई तेजस्वी यादव के प्रति। तो क्या लग रहा है कि इन तमाम चीजों को देखा जाए तो साहब समर्थक जो हैं राजद की ओर लुभाएंगे कभी? नहीं, देखिए जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी से पूछा गया उस समय, उन्होंने जो बातें की सेम वही बातें विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि वो कोर्ट का मामला है, न्यायिक हिरासत में है, न्यायालय का जो फैसला को सबको मानना होगा, इस पे टिप्पणी गलत तरीके से कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे बिहार के जो बड़े-बड़े नेता हैं, खासकर एमआईएम के नेता ले लें या चिराग पासवान जी को ले लें, ये सारे लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जिस प्रकार से पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शाहउद्दीन साहब का परिवार जिस स्थिति से गुजरा है, अभी उनका बेटा भी सही से अपने पैर पे खड़ा भी नहीं हुआ था कि उनको जेल में डाल दिया गया, 14 दिन की हिरासत में वो है। तो कहीं न कहीं इससे जो जनता है काफ़ी उस पे असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में। अच्छा, लोकसभा चुनाव की हम लोग बात कर रहे हैं, सिवान से कौन होगा संभावित उम्मीदवार जी, महागठबंधन की ये ओर बढ़िया से? टॉपिक है। महागठबंधन में 3 दल यहाँ पे अपनी दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस भी है, लेकिन उतनी दावेदारी उसका नहीं। मजबूत सिवान में नहीं है। खासकर राजद, जदयू और माले, ये 3 दल की दावेदारी काफी मजबूत है सिवान लोकसभा सीट पे। अब बात करें तो जदयू का सिटिंग सीट है, राजद भी अपना उम्मीदवार हर बार चुनाव में यहाँ से उतारते आ रही है, और माले भी अपना चुनाव यहाँ से लड़ते आ रही है। तीनों की नजरें निगाहें दोनों टिकी हुई है
सिवान लोकसभा सीट पे, तो किसके कोटे में जाएगा आपके हिसाब से सिवान लोकसभा चलिए राहुल सीट? जी, इस पे मैं एक बात कहूँ, तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट के ऊपर अगर नजर डाल दें, तो 4,42,000 वोट मिला था माननीय कविता सिंह जी को। 2 नंबर पे रही है हिना साहब 3,32,000। उसके बाद तीसरे नंबर पे थे, माले से ही थे अमरनाथ यादव, जिनको 74,000 समथिंग वोट मिला था। तो ये तीनों जो कैंडिडेट है इस बार, ये तीनों कैंडिडेट का क्या अभी महागठबंधन है। लेकिन हैना मैडम की अगर बात करें तो उनका भी कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। चुनाव लड़ेंगे ये तो कंफर्म है, लेकिन किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन को टिकट देगा या नहीं देगा, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ज्यादा संभावित ये रहता है, संभावना ये बनी रहती है कि जो सीटिंग जो सांसद है उनको टिकट मिलती है। दावेदारी में है, देखिए। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है उसको देखते हुए तो ये नहीं लग रहा है कि हिना साहब को टिकट मिलने जा रहा है, क्योंकि राजद के नेत्री रही है, राजद से उनका दूरी लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, थोड़ा दूरियां मिटनी चाहिए थी, तो दूरियां और ही बढ़ती जा रही है। तो यानी इन तमाम चीजों को देखा जाए तो उससे नहीं लग रहा है कि हिना मैडम को टिकट मिलेगा राजद से। हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचाएगी तो महागठबंधन को ही पहुंचाएगी। क्या इस बात से आप एग्री हैं? नहीं, 100% एग्री है। अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो महागठबंधन को कई जगहों पे नुकसान होगा इससे। कितना लोकसभा सीटों पर इसका असर पड़ सकता काफी है? लोकसभा सीट, खासकर अगर आप पड़ोसी लोकसभा की बात कर ले, अगर गोपालगंज की बात कर ले, छपरा की बात कर ले, तो वहाँ पे माइनॉरिटी वोट बहुत ज्यादा है, खासकर मुस्लिम वोट भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा 2024 लोकसभा चुनाव में। एक कंडीशन में टिकट शायद हिना साहब को मिल सकता है, अगर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव, हाँ, अगर वो छपरा से चुनाव लड़ती है है। तो उनके सीट को निकालने के लिए कहीं हिना मैडम को राजद सिवान से लड़ाए कि इससे साहब जो समर्थक हैं वो राजश्री को छपरा में वोट करेंगे तो उनका सीट आसानी से निकल जाएगा। इस कंडीशन में कहीं टिकट हिना साहब को दिया जाए, हिना साहब जीते या ना जीते वो अलग बात है, कम से कम राजश्री चुनाव छपरा में वो निकाल लेगी ये साहब समर्थकों के इशारे पे। तो इस तरह का कहीं रणनीति हो तो वो कंडीशन में कहीं, उस कंडीशन में कहीं हिना साहब को टिकट मिलेगा, नहीं तो ज्यादातर चांस है कविता सिंह को ही टिकट मिलने का, सिटिंग सीट है उनका। और माले भी अपनी दावेदारी इस पे लगातार कर रहा है। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है राहुल जी कि जो माननीय अध्यक्ष महोदय जी है विधानसभा के, उनकी भी दावेदारी आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं उनके जो समर्थक है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी हो सकता है। पार्लियामेंट का चुनाव उनका सपना है लड़ना है, तो हो सकता है कि वो भी आ जाए इसमें, ये टिकट उनको मिल जाए। देख सकते हैं तो ये महागठबंधन जो अलायंस इंडिया जो बना है उसके ये 3 से 4 दावेदार हैं जो काफी मजबूत दावेदार हैं चुनाव लड़ने का, जिसमें हिना साहब टिकट मिलेगा तभी भी चुनाव लड़ेगी, नहीं मिलेगा तभी भी चुनाव लड़ेगी। सांसद, वर्तमान सांसद कविता सिंह, उनका भी चुनाव लड़ना लगभग तय है। अगर जदयू के कोटा में रहता है तो हर हाल में उनको ही टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ेंगी। और माले की बात किया जाए तो अमरनाथ यादव जो लगातार कई बार से लोकसभा का चुनाव लड़ते आ रहे हैं, इस बार भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उनकी पार्टी भी सिवान लोकसभा सीट के लिए अपनी मजबूत दावेदारी कर चुकी है। और वहीं बात किया जाए तो अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा अध्यक्ष, उनकी भी नाम की चर्चाएं हो रही है कि राजद के सीट से कहीं वो चुनाव लड़ सकते हैं। यानी ये 3-4 चेहरे हैं महागठबंधन के, इसी में से कोई टिकट लेकर आएगा 2024 लोकसभा चुनाव में। अब हम बात करेंगे एनडीए पर, एनडीए अलायंस को लेकर। एनडीए की बात करें तो खासकर बीजेपी की हम लोग बात करेंगे सिवान लोकसभा सीट में। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 2014 में सिवान का चुनाव लड़ी थी, सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। ओम प्रकाश यादव पे भरोसा किया था बीजेपी ने, और ओम प्रकाश यादव ने इस सीट को जीतकर बीजेपी के कोटे में दिया था। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट को छोड़ दिया, जदयू के कोटे में दे दिया, और ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ने से वंचित हो गए और कविता सिंह यहाँ से एमपी बनी। लेकिन इस बार बीजेपी यहाँ से मुंड बना ली है चुनाव लड़ने का, और बीजेपी के 2-3 चेहरे हैं जो काफी मजबूती से जनता के बीच में जा रहे हैं, अपना जनसंपर्क शुरू कर दिए हैं। वही 2-3 चेहरों में से कोई बीजेपी का टिकट लेकर आएगा। वो 2-3 चेहरों में सबसे अगर कोई बड़ा चेहरा भी है जिस नाम की चर्चाएं आम जनमानस में हो रही है, यानी जनता के बीच में हो रही है, ओम प्रकाश यादव है। क्योंकि ओम प्रकाश यादव 2 बार लगातार सांसद रह चुके हैं और काम के बल पे नहीं, जनता से व्यवहार के बल पे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। लोगों से जो कनेक्टिविटी होता है, जो कनेक्शन होता है, काफी मजबूत है ओम प्रकाश यादव का। कोई भी आसानी से जाके उनसे मिल सकता है, अपनी बातों को आसानी से रख सकता है, उसमें कोई डर, कोई संकोच नहीं रहता उनके पास किसी को जाने से। और यही कारण है कि सारे जाति मजहब के लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनका तारीफ भी करते हैं। लेकिन वही बात किया जाए तो मंगल पांडे भी हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जो पहले क्षेत्र में दिखाई नहीं देते थे, लेकिन चुनाव जब नजदीक आया है तो उनका भी काफिला देख रहे हैं दिन प्रतिदिन निकलते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। हर गांवों तक पहुंच रहे हैं सरकार की योजनाओं को लेकर। जो योजना आज से 8 साल पहले चलाई गई थी, उन योजनाओं का भी प्रचार मंगल पांडे के द्वारा अब किया जा रहा है गाँव में जाकर।
अगर चुनाव लड़ने का मकसद नहीं होता तो पहले भी जाकर प्रचार किए होते हैं, लेकिन पहले उन्होंने इस योजना का प्रचार नहीं किया, लेकिन अब जनता के बीच में जाकर योजनाओं के माध्यम से ही जनता से जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जनता को तय करना है कि कौन नेता चाहिए हमें, किस नेता को अपना नेता मानती है जनता, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन ये दो चेहरे मजबूत हैं भाजपा में, मंगल पांडे और ओम प्रकाश यादव। इन दोनों में से कौन टिकट लेके आ सकता है? नहीं, देखिए, जहां तक टिकट की बात है तो पार्टी तय करेगा, लेकिन जिस प्रकार से अगर चेहरा देखा जाए, एक जो बेहतरीन एक चेहरा होता है जो जनता के दिलों में जो राज करता है चेहरा, खासकर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो माननीय ओम प्रकाश यादव के अगर इतिहास देखा जाए तो ऐसे ऐसे स्थिति से वो चुनाव लड़े हैं। जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो उस समय वो जीते थे, लेकिन 2014 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े तो बीजेपी को जीत कर उन्होंने दिखा दिया कि हम भी जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश यादव अभी भी एक मजबूत दावेदार है बीजेपी की तरफ से। मंगल पांडे की बात करें तो मंगल पांडे जी बंगाल के प्रभारी रह चुके हैं और उसके बाद से बिहार है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। और सिवान के लिए क्या उनकी दावेदारी है? सिवान की अगर कहा जाए तो क्या भूमिका है उनके लिए? क्योंकि जनता भूमिका देखेगी सिवान में सही बात, कौन क्या किया है, क्या किए हैं आप सिवान। ओम प्रकाश यादव की जो छवि है, एक आंदोलन करके, एक लड़ाई लड़ के अपनी छवि जनता के बीच में बनाए हुए हैं। और मंगल पांडे की पहचान डायरेक्ट एक पद के माध्यम से, आज तक कोई बड़ा चुनाव लड़े नहीं है जिसमें जनता को वोट करना पड़ा, जनता उनको चुनी, उस तरह का चुनाव मंगल पांडे अभी नहीं लड़े हैं। लेकिन जबकि ओम प्रकाश यादव सिवान से 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कफन बांध के चुनाव लड़े थे और जनता को उन्होंने एक नारा दिया था कि सिवान को आजाद 2009 में हुआ है, इस तरह का नारा उन्होंने दिया था। तो कहने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़कर ओम प्रकाश यादव ने अपने आप को प्रूव किया है जनता के सामने। और यही कारण है कि जनता इस बात की चर्चाएं चौक चौराहों पे कर रही है, लोगों में इस बात की चर्चाएं हो रही है कि बीजेपी से एकलौता कोई उम्मीदवार है जीतने वाला तो ओम प्रकाश यादव है। यानी जनता में इस तरह की चर्चाएं हो रही है, नेता में नहीं। ओम प्रकाश यादव के आने से बहुत सारा बेनिफिट होगा भारतीय जनता पार्टी को। क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उनको? मुस्लिम वोट भी मिलेगा। मुस्लिम वोट मिल सकता है, आप एक मुस्लिम है, आप बिल्कुल मिलेगा। बहुत सारे अभी आप देखोगे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए जो मुस्लिम लोग भी आकर उनके समर्थन में बोल रहे हैं, माइनॉरिटी वोट भी मिलेगा उनको। किस आधार पे कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट उनको मिल सकता है? बहुत सारा काम किए हैं, आप देख सकते हैं। इससे पिछले दिनों के अगर रिकॉर्ड आप उठाएंगे तो वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को दिल्ली जाकर एम्स में इलाज करा, अपने कोटे से सर्जरी तक करा, बहुत सारा काम कराए हैं वो। अभी तो मेरे पास हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो। लेकिन अगर वही मंगल पांडे को टिकट मिलता है तो माइनॉरिटी वोट उनको नहीं मिलेगा। देखिए, समीकरण जातीय समीकरण का थोड़ा हिसाब किताब हम लोग समझ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसको ध्यान में रखना चाहिए, जातीय समीकरण को भी। अभी जातीय जनगणना जो आया है 17% करीब यहाँ पे माइनॉरिटी समाज है, 14% यादव है। यानी ये दोनों जो वोटर हैं करीब 31%, ये बीजेपी का नहीं है। ये लगभग तय है कि 31% वोट बीजेपी को किसी चुनाव में नहीं मिलता है। लेकिन कैंडिडेट का यहाँ पे क्या निर्णय होता है, कौन से कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतारती है, उस पर भी डिपेंड है। अगर ओम प्रकाश यादव को टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से तो 10 से 20% वोट यादव समाज को आसानी से ले सकते हैं और 5 से 6% वोट मुस्लिम समाज का भी ओम प्रकाश यादव को मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिना साहब या साहब परिवार के विरोधी हैं, वो लोग अपना वोट आसानी से दे सकते हैं ओम प्रकाश यादव को। यानी जिनका जरूरत पे खड़ा रहे हों, जिनको सहयोग किए हैं ओम प्रकाश यादव, वैसे भी कुछ लोग हैं जो अपना वोट आसानी से ओम प्रकाश को दे सकते हैं। लेकिन ये जो वोटर हैं करीब 15 से 20%, जो यादव समाज से 10-12%, मुस्लिम से 5-6%, ये मंगल पांडे के साथ कभी नहीं जा सकते। यानी किसी ना किसी बैकवर्ड को ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लड़ाना पड़ेगा, तब जाके उसके लिए चुनाव आसान होगा। अगर मान लेते हैं मंगल पांडे को टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, तो ओम प्रकाश यादव का क्या निर्णय होगा इकबाल जी? देखिए, ओम प्रकाश यादव जी ने मीडिया के माध्यम से बार बार कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई भी स्थिति आए, हम उस स्थिति में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने का निर्णय बना लिया, मूड बना लिया है। तभी वो जगह जगह पे जाकर कार्यक्रम करें, सभाएं करें, लोगों से मिल भी रहे हैं। देखिए, टिकट के वो हकदार हैं क्योंकि उन्होंने एक त्याग दिया था 2019 में। 2019 में वो टिकट के प्रबल दावेदार थे, टिकट उनको मिलना चाहिए था, लेकिन पार्टी का गाइडलाइन का उन्होंने फॉलो किया। कोई बड़ा कदम उन्होंने नहीं लिया, नहीं तो उस समय भी लोग, उनके जो समर्थक थे, वो मांग कर रहे थे कि निर्दलीय आप चुनाव लड़िए, हम लोग फिर 2009 के तरह 2019 में भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ओम प्रकाश यादव ने पार्टी के विचारधारा को और गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पार्टी में ही बना रहा। और जो इंडिया का जो गठबंधन का जो उसमें एनडीए जो था, उसका उन्होंने पालन किया और कविता सिंह को चुनाव जिताने में उन लोगों ने मदद किया था। लेकिन इस बार उनका साफ का नाम है, अगर इस बार दूसरे को दिया जाएगा या बाहरी कैंडिडेट को लाया जाएगा तो हम एक लड़ाई फिर 2009 की तरह हम लड़ेंगे। क्योंकि देखा जाए तो विगत कुछ वर्षों में अपराध चरम सीमा पे पहुंचा है। ये बात सही है। 2 से 3 वर्षों के अंदर जिस तरह से आपराधिक घटनाएं सीवान में बढ़ी है,
उसको लेकर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश यादव के जो कार्यकाल था उसका एग्जाम्पल लोग अब दे रहे हैं। कम से कम काम तो नहीं किए, लेकिन शांति का एक माहौल था ओम प्रकाश यादव के कार्यकाल में, उस तरह के लोग फिर से मांग कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि तमाम चीजों को देखा जाए तो सिवान से कौन कौन से उम्मीदवार आगामी चुनाव में उतरते हुए दिखाई दे सकते देखिए हैं? राहुल जी, अभी तो आपने इंडिया और एनडीए की बात कर ली थी। इंडिया से दो कैंडिडेट हो सकते हैं, ओम प्रकाश यादव जी, मंगल पांडे जी। और इंडिया से और कविता सिंह जी हो सकती है ना, साहब हो सकती हैं, और चौधरी, अमरनाथ यादव। चार लोग हैं। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी दावेदारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। अगर आप देखे होंगे तो जैसे कि प्रकाश मणि तिवारी जी, उनका भी नाम आ रहा है। अनीता सिंह जी वो भी कह रहे हैं बीजेपी से अगर महिला सीट मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। महबूब आलम जो है मुस्लिम से कम्युनिटी से, वो भी चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। यानी तमाम तरह के जो लोग हैं, इस बार लग रहा है कि सिवान का जो चुनावी जो होने वाला है काफी असमंजस में होगा। ये जरूरी नहीं कि जो पार्टी से टिकट मिले वही जीतेगा। निर्दलीय चुनाव, देखिए निर्दलीय चुनाव में भी कुछ चेहरे हैं जिनकी चर्चाएं हो रही है, जिसमें प्रकाश मणि तिवारी के उन्होंने नाम बताया। काफी इंटेलिजेंट पर्सन है, पढ़े लिखे हैं, विदेश में अपना काम भी करते थे, लेकिन अब वो चुनाव लड़ने का प्लान बना लिए हैं। और वहीं देखा जाए तो महबूब आलम भी हैं जो पूर्व एमएलसी का चुनाव लड़े हुए हैं, वो भी चुनाव लड़ने का अनाउंस कर चुके हैं। और वहीं बात किया जाए तो और अनीता सिंह जो बीजेपी के टिकट से दावेदारी कर रही है कि टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे हम। उनका चुनाव लड़ना लगभग तय अभी नहीं माना जाए, टिकट मिलेगा तभी चुनाव लड़ेगी, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकती है। लेकिन एक चेहरा और है जीवन यादव, समाज सेवी जीवन यादव। उनकी भी मांग हो रही है कि वो भी चुनाव लड़े। उनका भी यही चाह है कि हम चुनाव एक बार जरूर लड़े, क्योंकि जिस तरह से वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, लोगों के बीच में उजार रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका लालच है कि चुनाव एक हम जरूर लड़ें, ताकि सिस्टम बदलने के लिए पावर होना चाहिए। उन्होंने कई बार बोला है कि सिस्टम तभी बदलेगा जब हम पावरफुल बनेंगे तब। तो उस पावर की तलाश में है वो, तो कहीं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। मूड बनाए हुए हैं, बयान भी दे रहे हैं लगातार, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया कि हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए जीवन यादव बड़ा चेहरा है सिवान में, बिल्कुल, और सोच समझ के ही निर्णय लेंगे। जिस तरह अगर उनके अनुरूप सब कुछ, उनके अनुरूप अगर समीकरण बना सिवान में तो तभी वो चुनाव लड़ेंगे। देखकर अगर उनके अनुरूप अगर नहीं बनता है, समीकरण सेट नहीं होता है, तो निर्दलीय चुनाव वो नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव है। वो दौर कुछ और था जब ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। आज वो दौर नहीं, आज दूसरा दौर है। तो इस समय सारा समीकरण, सारा माहौल सेट करना पड़ेगा, तब चुनाव जीता जा सकता है। और इस बात की जानकारी, इस चीज की नॉलेज जीवन यादव को अच्छी तरह से है, क्योंकि करीब 1-2 वर्ष हो गया उनको राजनीति में आए हुए, और सिवान के राजनीति से वो पूर्व परिचित भी है। तो उनको अच्छा से पता है कि कब चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है। तो उनका लगभग लड़ना तय नहीं है, या लड़ भी सकते हैं और नहीं भी लड़ सकते हैं। अभी कुछ उन्होंने घोषणा नहीं किया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सिवान लोकसभा सीट काफी हॉट सीट है। इंडिया हो या एनडीए हो, अभी सही तैयारी में जुट चुकी है। महागठबंधन जो इंडिया बना है उसके 3 से 4 दावेदार हैं, कविता सिंह, हिना साहब, अमरनाथ यादव, और बिहारी चौधरी। वहीं एनडीए की बात की जाए तो 2 दावेदार मजबूत हैं, मंगल पांडे और ओम प्रकाश यादव। इन तमाम चेहरों में ही कोई चुनावी मैदान में होंगे। और निर्दलीय की बात की जाए तो प्रकाश मणि तिवारी, महबूब आलम और अनीता सिंह भी लगभग चुनाव लड़ने का मूड बना ही ली है। और हो सकता है तो जीवन यादव भी चुनावी मैदान में दिखाई दें, अगर सब कुछ सही रहा, उनके अनुरूप रहा तब। तो फिलहाल आप लोग बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और अपना राय आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप अगला सांसद सिवान का किसे देखना चाहते हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। ये हम लोग का पर्सनल सुझाव था, आपका सुझाव क्या है इसको भी बताइएगा, क्योंकि आम जनता में जिस बात की चर्चाएं हो रही है उसी चर्चा को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। ये नेताओं की चर्चा नहीं, जनता की चर्चाओं का आप लोगों तक हमने पहुंचाया है, जो चौक चौराहों और शाम के समय गलियों में जो